हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी सलोनी मिस। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 6। यस स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने सेम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था। तो अभी तक हम 1 से 5 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं एंड आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग बच्चे हो। सो आई नो आप सब लोग 1 से 5 तक रिवीजन करके आए हैं। सो अब जब 1 से 5 तक के सारे क्वेश्चंस रिवीजन हो गए हैं तो अब 6th को हम स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आपको क्या है, थोड़ा सा और मज़ा आने वाला है। कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ये बिलोंग करता है आपके क्लास 6 मैथ्स के चैप्टर से। चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस और आपकी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 147 पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है इस एक्सरसाइज में। सो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, एक बार आप मेरे साथ रीड कर लीजिए। क्वेश्चन दिया है चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। यहाँ पर ए, बी और सी 3 अलग अलग क्वेश्चंस दिए हैं और हर एक पार्ट में हमको दो फ्रैक्शंस दिए हैं। ए में 2 फ्रैक्शन है, बी में 2 फ्रैक्शन है और सी पार्ट में भी 2 फ्रैक्शन दिए हुए हैं। और हमसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि ये जो फ्रैक्शंस गिवन है क्या ये इक्विवेलेंट है एक दूसरे के, यानी कि ए में जो फ्रैक्शन गिवन है वो दोनों इक्विवेलेंट हैं क्या, बी वाले आपस में इक्विवेलेंट हैं क्या और सी वाले आपस में इक्विवेलेंट हैं क्या। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसकी नॉलेज होना चाहिए, जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का। सो काफ़ी बड़ी चीज़, बड़ा सा मैंने 2 या 3 लेक्चर्स में आपको समझाया था। ये टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो वो चीज़ आपको एक बार अभी मैं रिवाइज करवा देती हूँ, हो सकता है किसी ने मिस कर दी हो। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा था, इक्विवेलेंट का मतलब होता है एक तरीके से कि ऐसे फ्रैक्शन जो एक दूसरे के मतलब एक सिमिलर रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हों। कहने का मतलब है कि अगर मैं एक सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड करूं तो इसका आधा हिस्सा क्या बताएगा मेरे को, 1/2 होगा। अगर मैं इसको शेड कर दूं हाफ को तो ये शेडेड रीजन क्या होगा, 1/2। टोटल 2 पार्ट थे, उसका एक पार्ट शेड है। वहीं इसी सेम सर्कल को मैंने अगर 4 पार्ट में डिवाइड करा और इन 4 पार्ट में से इसके ये 2 पार्ट क्या कर दिए, शेड कर दिए, तो मैं क्या लिखूंगी, इसको 2 पार्ट शेड है टोटल 4 पार्ट में से। पर देखने वाली बात ये है कि सर्कल तो क्या था, ये सेम ही था। जितना बड़ा ये सर्कल था उतना ही बड़ा ये सर्कल था। इसको क्योंकि हमने सिर्फ 2 हिस्सों में बांटा तो ये जो हिस्सा आया इसका ये आधा सर्कल कहलाया। जबकि यहाँ पे हमने 4 हिस्सों में बांटा तो इसका ये जो 1/4 हिस्सा ये वाला और 1/4 हिस्सा ये वाला, यानी 1/4 पार्ट 2 मैंने शेड करे, लेकिन 2 1/4 पार्ट मिला के क्या कर रहे हैं, वो आधा सर्कल बना रहे हैं। यानी कि यहाँ हमें सीधा सीधा दिख रहा है, अगर सेम मेजरमेंट के सर्कल्स हैं, बिल्कुल बराबर सर्कल्स हैं, तो इसका भी आधा हिस्सा शेडेड है, इस सर्कल का भी आधा हिस्सा शेडेड है। लेकिन हमने फिर भी इसको अलग अलग क्यों लिखा है, अलग अलग सिर्फ इसलिए लिखा क्योंकि नंबर ऑफ पार्ट्स अलग अलग थे। इसको 4 हिस्सों में बांट दिया था, इसको 2 हिस्सों में बांटा था। जबकि ये दोनों ही चीजें आधे सर्कल को दिखा रही हैं कि आधा सर्कल क्या है आपका, शेडेड है। इसका मतलब अगर वो सेम रीजन को दिखा रही हैं शेडेड, बिल्कुल एग्जैक्ट वही रीजन है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 1/2 2/4 के बराबर हैं, अभी तो हमने यहाँ पे फिगर देखकर बता दिया। तो अगर हमको फॉर एग्जाम्पल ड्रॉइंग नहीं दी, जैसे इस केस में हमको सीधे फ्रैक्शन दिए हैं, तो अगर आपके पास है 1/2 एंड 2/4, आपको देखना है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं, तो आप ऐसे देख सकते हो। जो यहाँ से 1 से लेके 2 तक जाने के लिए क्या किया होगा, 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया होगा। यानी कि अगर 1 में 2 का मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को 2 मिल जाएगा, और जिसका मल्टीप्लाई, जिस नंबर का हम मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करते हैं उसी का मल्टीप्लाई हमको डिनोमिनेटर में करना जरूरी है। तो यानी कि 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हुआ होगा, यानी कि 2 का नीचे भी मल्टीप्लाई हुआ होगा। अगर नीचे मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर में तो 2 × 2 मिलके क्या बना रहे हैं, 4 बना रहे हैं। यानी कि ये बिल्कुल बराबर हैं एक दूसरे के, क्योंकि इस गिवन फ्रैक्शन में हमने ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमको एक नया फ्रैक्शन मिल गया। ऐसे ही तो याद है आपको,
हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करते थे। तो अब यहाँ पे फ्रैक्शंस दिए हैं, हमको देखना है कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं, तो तब भी हम यही ट्रिक लगाएंगे। हम देखेंगे कि एक फ्रैक्शन से दूसरा फ्रैक्शन बन पा रहा है क्या, अगर बन रहा होगा दैट मीन्स वो इक्विवेलेंट है। और अगर एक भी हिस्सा मैच नहीं कर रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 इंटू 2 लिखा होता, लेकिन यहाँ 2 इंटू 2 करके यहाँ लिखा होता 5, तो फिर ये क्या होता, इक्विवेलेंट नहीं होते, है ना, क्योंकि न्यूमरेटर भले ही हमारा सही आ रहा है लेकिन डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था, तब भी हम क्या कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट नहीं है। तो पूरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों चीजें हमें चेक करनी पड़ेंगी कि सही आ रही हैं या नहीं। तो आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। अब इसी कंसेप्ट को हमको इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। सो देखिए वेरी फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट में क्या दिया हुआ है, ए पार्ट में गिवन है 5/9 30/54। ये दो फ्रैक्शंस हमको यहाँ पर गिवन है। अब इन दोनों फ्रैक्शंस में हमको क्या करना है, हमको ये है, हमको देखना है क्या मैं 5/9 से 30/54 बना सकती हूँ क्या। देखते हैं कैसे बन रहा है। हमारे पास 5 था, 9, 30, 54। अगर मैंने काय से 5 से अगर 30 बनाया होगा, यानी 5 से बड़ा नंबर बन रहा है, यानी 5 में कुछ का मल्टीप्लाई किया होगा तब 30 बना होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर कर ही क्या होता है, नंबर बड़ा होता है। अगर नंबर छोटा होता है तो क्या हुआ होता है, डिवीजन, डिवाइड करके नंबर छोटा हो जाता है। तो इसका मतलब है कि 5 में कुछ नंबर का मल्टीप्लाई हुआ होगा जिससे मेरे को क्या मिला होगा, 30। तो 5 की टेबल आती है सबको, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6 are 30। यस, यानी कि 5 में हमने 6 का मल्टीप्लाई किया होगा यहाँ, तब इनको मिला होगा 30। तो अगर 6 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में हुआ है तो क्या कंपलसरी है कि 6 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए, तभी ये फ्रैक्शन वैसा का वैसा रहेगा, नहीं तो वो फ्रैक्शन ही बदल जाएगा, हमको बदलना नहीं है। तो यानी कि अगर ऊपर 6 का मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे भी 6 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो बताइए क्या 9 इंटू 6 करके 54 आ रहा है? अगर आ रहा है तो फिर ये दोनों क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट, है ना। तो 9 1 टाइम्स 9, 9 2 टाइम्स 18, 9 3 टाइम्स 27, 9 4 टाइम्स 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 टाइम्स इज 45, 9 6 टाइम्स इज 54। यस, यानी कि 9 6 टाइम्स 54 हमें मिल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो हमने इस हमारे गिवन फ्रैक्शन में अगर हमने ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 30/54 मिल जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि ये दोनों फ्रैक्शंस क्या हैं, ये दोनों फ्रैक्शंस हमारे जो गिवन फ्रैक्शंस हैं वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। अब इसके नीचे लिखना क्या है वो देख लीजिए, मल्टीप्लाइंग both numerator and denominator of fraction 5/9 by 6, we get new equivalent fraction, that is 30/54। यानी कि जब हम 5/9 फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमको एक नया इसके इक्विवेलेंट का फ्रैक्शन मिलेगा 30/54। इसका क्या मतलब है, दिस मीन्स 5/9 is equivalent to 30/54।
4, यानी कि 5/9 इक्विवेलेंट है 30/54 के। सो आई होप सो अब आपको प्रॉपर एक पूरा तरीका पता चल गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो अब आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, क्योंकि अब बी और सी क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर बी। बी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3/10 एंड 12/50, यानी कि अगर 3/10 में कुछ का मल्टीप्लाई करके 12/50 बन जाए तो यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। अगर 3 से 12 बना है तो 3 में कुछ ना कुछ का मल्टीप्लाई हुआ होगा, तभी तो छोटे नंबर से बड़ा नंबर बन गया। तो आप खुद बताइए कि मैं 3 में ऐसे किस नंबर का मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरे को 12 मिले। 3 की टेबल आती है, यस। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, यस। यानी कि 3 का मल्टीप्लाई 4 में किया होगा तब जाके हमको क्या मिला है, 12 मिला है। तो 3 4 टाइम्स इज 12। आगे अगर बढ़े कि 10 में मैं फिर ऊपर 4 का मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी 4 का होना चाहिए। 3 4 टाइम्स 12 मिल गया, यानी कि न्यूमरेटर तो सही आ रहा है। अब देखते हैं डिनोमिनेटर आ रहा है कि नहीं। तो देखेंगे जब हम, तो हमें दिखेगा कि 10 में अगर मैं 4 का करूं मल्टीप्लाई तो क्या 50 मिलेगा, नहीं। क्या मिलेगा आपको, 40 मिलेगा। 10 इंटू 4 तो 40 होगा। इसका मतलब है कि ये जो फ्रैक्शन है हमारा 3/10, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 12/40 होगा। 3/10 के इक्विवेलेंट नहीं होगा 12/50। 12/50 इक्विवेलेंट नहीं है। क्या इक्विवेलेंट है, 12/40। नीचे क्या आना चाहिए, 10 इंटू 4 से 40 आना चाहिए। यहां 50 दिया है, इसका मतलब है दिस मीन्स 3/10 इज not equivalent to 12/50, यानी कि जो 3/10 है वो 12/50 के इक्विवेलेंट नहीं है। आपका भी यही आंसर आया ना, वेरी गुड। तो यानी कि हमने ए वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हमको फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट मिले थे, बट बी वाले क्वेश्चन के जो फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट नहीं है। नेक्स्ट सी वाला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कहानी है। तो चलिए आप भी स्टार्ट करिए मेरे साथ साथ अपनी कॉपी पे सॉल्व करना। सी क्वेश्चन देखिए, सेम इसी तरीके से करेंगे जैसे बाकी के दो करे हैं हमने। एक दिया है 7/13 फ्रैक्शन और एक दिया है 5/11। ये दोनों फ्रैक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे क्या हम एक फ्रैक्शन से दूसरा फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो ये है 7/13, ये है 5/11। आप मेरे को बताइए कि 7 से अगर 5 बना रही हूं तो नंबर क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो क्या करूंगी, डिवाइड। मैं 7 में किस चीज का डिवाइड करूं, किस चीज से 7 को डिवाइड करूं ताकि मेरे को 5 मिले, या फिर मैं 13 को किस चीज से डिवाइड करूं ताकि मेरे को 11 मिले। नंबर छोटे हो रहे हैं इस तरफ, तो छोटे कब होते हैं, डिवीजन करने पे। तो यानी कि आप क्या ऐसा कोई भी नंबर सोच सकते हैं जिसको डिवाइड 7 से करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि 7 को 2 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, नहीं होगा कंप्लीट डिवीजन। 3 से डिवाइड करो नहीं होगा, 4 से करो नहीं होगा, 5 से करो नहीं होगा, 6 से करो नहीं होगा, 7 से करो, 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा, 8 से फिर से नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे मैं 7 को डिवाइड कर सकूं। 7 डिविडेंट होगा, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे मैं 7 को डिवाइड कर सकूं, या फिर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे मैं क्या करूं, 13 को डिवाइड कर दूं और मेरे को 11 मिले। यानी कि ये जो नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं और ये किसी और की टेबल में नहीं आते, 1 और वो नंबर खुद के अलावा। इसका मतलब हमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिल रहा जिसको हम क्या करें, यहाँ पे सॉल्यूशन करके 5/11 बना सकें। दैट मीन्स 7/13 से कभी भी 5/11 नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, समझ में आया। 7 में कुछ का भी मल्टीप्लाई कर लो 5 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। 7 की टेबल में 5 आता है क्या, आ ही नहीं सकता, 7 से बड़े नंबर ही आएंगे।
ऐसे ही 13 के टेबल में 11 आएगा क्या? आ ही नहीं सकता, यानी मल्टीप्लाई तो करेंगे ही नहीं क्योंकि नंबर छोटा हो रहा है। अब बात आती है डिवीजन की, कि हो सकता है डिवाइड करके मिल जाए हमको कुछ। तो यहाँ पे अगर 1 लिखा होता तो हम 7 को 7 से डिवाइड करते तो आंसर 1 आ जाता, पर यहाँ 5 है, यानी ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे मैं क्या करूँ 7 और 13 को डिवाइड करूँ तो मेरे को 5/11 मिल जाए। इसका सीधा सीधा यही मतलब है। दिस मीन्स क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, 7/13 इज not equivalent to 5/11। इसका मतलब है कि 7/13 5/11 के इक्विवेलेंट नहीं है। क्लियर हुआ? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.3 से। 6th क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तीनों पार्ट्स हमने प्रॉपरली पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किए, लिखकर भी मैंने बताया आपको आंसर को कैसे लिखना है। एंड देन अब आपकी बारी है इसको रिविजन करते रहने की। इसके अगले लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन नंबर 7। टिल देन क्या करना है, आपको रिविजन करते रहना है। एंड आप विजिट कर सकते हैं हमारा ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहां आपको कंप्लीट कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स भी अवेलेबल हैं सिस्टमैटिक मैनर में। एंड डेली अपडेट्स के लिए आपको बिल्कुल विजिट करते रहना है मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी सेक्शन। सो कीप स्टडीइंग, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।